हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन और क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। जैसा कि आपको पता ही है कि यह आपका 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें आपके 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। दोस्तों बहुविकल्प का सारा क्लास हो चुका है, आपको कमेंट बॉक्स में और इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख पाओगे। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पवन सीरीज का 200 प्लस अति लघुत्तरीय प्रश्न। ओके दोस्तों, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन देखना आवश्यक है। पता नहीं आपकी एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बन जाए और कैसा क्वेश्चन आपका आ जाए। तो दोस्तों आप लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनके पास अभी तक पवन का बुक नहीं है, वो लोग पवन का बुक देख सकें और हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें ताकि किसी का भी बैक ना आए। दोस्तों इसमें आपका 50 नंबर का प्रश्न आता है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चंस की ओर और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय प्रश्न का, मापन क्या है। मापन क्या है आपको ये बताना है। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, उसके बाद मध्यांक तथा मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों मापन की बात करें तो जिसमें आपका दोस्तों परसेंटेज, मात्रक और अंक, ठीक है, बस केवल आपको इन्हीं तीनों पर अच्छे से फोकस करना है। मापन का मतलब दोस्तों अगर मान लो आपको दूध और पानी को अलग करना है, ठीक है, अगर पूछे मान लो आपसे कि 1 लीटर दूध में कितना मिलीलीटर होता है तो कहीं ना कहीं आप उसको मिलीलीटर में नापोगे, तो उसमें आपका मात्रक, परसेंटेज और अंक, इन ये तीनों आपके उसमें काम आएंगे। तो मापन की बात जहाँ पे की जाएगी वहाँ पे आपको ये तीनों विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन रॉस महोदय का है। एकदम इन्होंने एकदम सही बात कही है। अगर मापन को खत्म कर दें तो दोस्तों कहीं ना कहीं किसी दूसरे से तुलना करना, किसी वस्तुओं में तुलना करना, ठीक है, तो किसी वस्तुओं का भार, अनुपात, ये सब हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह एक प्रकार का बालू की दीवार के जैसे ढह जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन यह बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। यह कथन किसका है। यह कथन दोस्तों रेमर्स एवं गेज का है, ठीक है दोस्तों, रेमर्स और गेज का है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अब यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि मापन का प्रमुख तत्व क्या है। अब यहाँ पूछा गया है मापन का प्रमुख तत्व वह वस्तु, प्रणाली तथा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है। वह कहलाएगा मूल्यांकन। जहाँ पे दोस्तों आपका मापन आएगा, रुचि आएगा, ठीक है दोस्तों, वहाँ आपका मूल्यांकन हो जाएगा। अगर मान लो आप किसी भी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हो और अगर आपने ये जान लिया कि आखिर वह बच्चा सबसे अधिक रुचि किस चीज़ में करता है, किस सब्जेक्ट में उसका मन लगता है, तो यह कहीं ना कहीं तो आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मापन के कितने प्रकार होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मापन के आपके हो जाएंगे 3 प्रकार से, ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के मापन आपके हो जाएंगे और ये आपको तीनों यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है फॉर्मेटिक यानी संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। दोस्तों इसमें छात्रों, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसमें इसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है, ठीक है दोस्तों, बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बस केवल आपको उन्हीं चीज़ों को लिखते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन का
मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय, कक्षा एवं स्वयं छात्र द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच करना। ठीक है दोस्तों, यही मूल्यांकन का उद्देश्य है। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो आपका सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया है, आप सेम टू सेम ना लिखकर आप इससे हटकर थोड़ा अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें आपका आंसर और आपका क्वेश्चंस दोनों मिलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपका है कि मापन तथा मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है। अब यहाँ पूछा गया है अंतर। मापन एक समान शब्द है जबकि मूल्यांकन एक तकनीक शब्द है। इसको आपको नोट करना चाहिए 3 स्टार में। मापन एक समान शब्द है और मूल्यांकन एक तकनीक शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है। परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है, इसमें आपको जाएगा संकुचित। कैसा होगा, संकुचित आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक एक जैसे परिणाम देते हैं वह आपका क्या कहलाएगा। इसमें आपका हो जाएगा विश्वसनीयता। क्या होगा, इसमें आपका होगा विश्वसनीयता। अगर मान लो आप किसी भी चीज़ का परीक्षण करते हो और बार बार आपको वही रिजल्ट प्राप्त होता है तो इसमें आपका हो जाएगा विश्वसनीयता, यानी आपका विश्वास है कि हाँ ये चीज़ सही है। परीक्षण क्या है, जैसे आपका कि आखिर इसमें परीक्षण क्या होता है। परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, वही आपका हो जाएगा परीक्षण। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सतत मूल्यांकन क्या है। देखिए दोस्तों, यह मूल्यांकन रोज करने वाली मूल्यांकन है। ओके दोस्तों, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह मूल्यांकन आपका रोज किया जाता है। निरंतर, देखिए दोस्तों, निरंतर मूल्यांकन योजना किससे संबंधित है, यह हो जाएगा आपका सतत मूल्यांकन को कहते हैं। ठीक है, ये आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों। व्यापक मूल्यांकन हम लोग रोज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 6 महीने, 1 महीने, उसके बाद 1 साल में व्यापक मूल्यांकन ही होता है। अब यहाँ से आप लोग देखिए इसके आंसर को, बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल से सूक्ष्म, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ज्ञान से अज्ञान अनेकों पक्ष हैं जिसका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। व्यापक मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं, इसके आपके हो जाएंगे 3 पक्ष। कितने पक्ष हैं आपके, 3 पक्ष होंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। ठीक है, ये आपके व्यापक के 3 पक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सतत मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए दोस्तों, सत्र, मानसिक और सेमेस्टर। ओके दोस्तों, ये आपकी 3 विधियां हो जाएंगी। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, यहाँ देखिए आप लोग, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। ये आपके मूल्यांकन के 3 पक्ष हो जाएंगे। कितने पक्ष आपके होंगे, आपके 3 पक्ष हो जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इन प्रश्नों को 3 स्टार में लिखिए। यहाँ से प्रश्न आपका जरूर फंसेगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके अक्सर आने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष को, क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है। इसमें आपका हो जाएगा 6 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में, ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है असमेटिव मूल्यांकन, यानी आपका आकलिक मूल्यांकन क्या होता है। देखिए दोस्तों, आकलिक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन भी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ आप इसको लिख लीजिए कि आकलिक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन दोनों एक होते हैं। इसके द्वारा छात्रों की संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। आकलिक मूल्यांकन से संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। किसका, छात्रों का। ठीक है,
आकलिक मूल्यांकन या आपका योगात्मक मूल्यांकन, ये आपके दोनों सेम सेम हो जाएंगे। आइए अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैक्षिक मापन के कितने स्तर हैं। शैक्षिक मापन के कितने स्तर हैं। शैक्षिक मापन के आपके 4 स्तर हैं। दोस्तों कितने स्तर हैं आपके? 4 स्तर हैं। कौन कौन? शाब्दिक स्तर, कर्मिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। ठीक है, शाब्दिक, कर्मिक, अंतराल, अनुपात। शाब्दिक, कर्मिक, अंतराल, अनुपात। शाब्दिक, कर्मिक, अंतराल, अनुपात। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन का क्या अर्थ है। मूल्यांकन एक कर्मिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? मूल्यांकन एक कर्मिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण तथ्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। इसमें आपका हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या होगा? नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं। इसमें आपको हो जाएगा ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, योग्यताएं और बुद्धि। ये आपके 5 आ जाएंगे। दोस्तों ये सब आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन सब क्वेश्चंस को जरूर याद करके, नोट करके अपने दिमाग में ठूस ठूस के भर के जाइएगा। मूल्यांकन के सोपान है। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। कितने दोस्तों? आपके 3। ये पक्ष है, सोपान, इन सबको आपको याद करके जाना है। ठीक है, मूल्यांकन के पक्ष, मूल्यांकन के सोपान, इसके बाद यहाँ पे आपका मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आप इसको भी देख लीजिए, नहीं छूट जाएगा ये। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। अब मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ यहाँ पूछा गया है, मूल्य प्लस अंकन। ठीक है दोस्तों, मूल्य प्लस अंकन यानी मूल्य को आंकने वाला क्या? मूल्यांकन। ये आपका दोस्तों हो जाएगा शाब्दिक अर्थ होगा मूल्य प्लस अंकन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जाएगा कि मूल्यांकन की परिभाषा बताना है। इसमें आपका मूल्यांकन, अब यहाँ देखिए इसका परिभाषा, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज तथा दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यहाँ पे आपका जाएगा शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चहुमुखी है। कैसी है? चहुमुखी है, डॉक्टर पटेल के अनुसार है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधि के उद्देश्यों के अनुरूप कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। 4 वर्गों में। दोस्तों कितने वर्गों में? यह आपका लिखा होगा 4 वर्गों में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष आपका जाएगा स्वाभाविकरण करना। ठीक है, स्वाभाविकरण करना आपका जाएगा मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। बोध क्या है दोस्तों? बोध क्या होता है? बोध किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता होती है। बोध किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता होती है। किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता को क्या कहते हैं? उसे बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हर क्वेश्चन को ऐसे 2 बार 3 बार पढ़िए, उल्ट पुल्ट के, आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को वर्डों की ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना। ओके दोस्तों, चलिए, लिखित परीक्षा का वही मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेना है। ठीक है, यही दोस्तों आपका लिखित अभिव्यक्ति के एक उपयोगिता हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हैं। कहानी कथन, भाषण, कविता, पाठ, विचार विमर्श, ये आपके मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो जाएंगे। कविता कहेंगे तो मौखिक, भाषण देंगे तो मौखिक, कविता पढ़ेंगे तो मौखिक, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे तो मौखिक। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है साक्षात्कार क्या होता है। दोस्तों साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार
अनुसंधान की कोई प्रणाली नहीं, अपितु आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन है। क्या है? साक्षात्कार क्या है? आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक साधन है। जस्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा साक्षात्कार प्रक्रिया का एक दोष बताइए। इससे आंकड़े एकत्रित करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, अतः यह विधि व्यवहारिक नहीं होती है। साक्षात्कार में दोस्तों उसमें करके दिखाना पड़ता है ना, तो उसमें थोड़ा अधिक टाइम लगता है, तो साक्षात्कार अधिक नहीं होता। एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, किसी भी अच्छे परीक्षण को किन कसौटियों में मापा जाता है? एक अच्छे परीक्षण को दो प्रकार की कसौटियों में मापा जाता है। पहला आपको जाएगा उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ, और दूसरा आपका जाएगा उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, समय की कीमत और सुगमता, ये आपके पांचों हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ कौन कौन सी हैं, ये आपका हो गया है। अब यहाँ नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ आपका है व्यवहारिक कसौटियाँ और यहाँ आपका है तकनीक कसौटियाँ। आप इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, ठीक है, विभेद शक्ति और मानक। ठीक है, ये आपके पांचों हो जाएंगे। अब यहाँ आपके चार हैं, यहाँ आपके पांच हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं। क्या होता है? निश्चित और संक्षिप्त होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ दोस्तों, जो आपके ऑप्शनल प्रश्न आते हैं आप देख कर पूछ कर नकल कर कर आप टिक मार कर आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। जस्ट यहाँ पे आपका है निबंधात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। निबंधात्मक परीक्षण का एक मुख्य दोष है विश्वसनीयता की कमी होता है। अगर दोस्तों मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, अगर 10 बच्चों को किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाए तो दोस्तों 10 बच्चे हैं तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुभव से अलग अलग टाइप से निबंध लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं तो उसमें विश्वसनीयता का तो कमी होती है। लेकिन दोस्तों वस्तुनिष्ठ में विश्वसनीयता की कमी नहीं होती है। ठीक है, उसमें आंसर फिक्स होता है। वस्तुनिष्ठ में आंसर फिक्स होता है लेकिन निबंधात्मक में आंसर फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निबंधात्मक परीक्षण का एक गुण बताइए। इसमें भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट क्या है? दोस्तों ब्लूप्रिंट क्या है? आप ब्लूप्रिंट को बस एक ही शब्दों में समझिए। दोस्तों ब्लूप्रिंट का प्रयोग हम लोग प्रश्न पत्र तैयार करने में लेते हैं। किस में करते हैं? प्रश्न पत्रों को तैयार करने में लेते हैं। दोस्तों अब जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जो आपको प्रश्न मिलता है उसमें आपका पूर्णांक होता है, उसमें आपका विषय होता है, उसमें आपका टाइम होता है। आप इन सब चीज़ों को ब्लूप्रिंट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। कि उसमें क्या होगा? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां दोस्तों उनके कमियों को हम लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, कमियों को देखना, ठीक है, फिर उसका निदान करना। चलिए जस्ट यहाँ पे आपको जाएगा
निदानात्मक परीक्षण की विशेषता बताइए। यह परीक्षण मानकीकृत एवं अमानकीकृत दोनों प्रकार की होती हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। उत्तम परीक्षण की कोई दो विशेषता बताइए। एक हो जाएगा आपका विद्यता, एक हो जाएगा आपका विश्वसनीयता। ठीक है, इसमें आपका दो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शोध कितने प्रकार के होते हैं। शोध है कितने प्रकार के होते हैं। शोध आपके हो जाएंगे तीन प्रकार के। कितने प्रकार के शोध आपके हो जाएंगे? तीन प्रकार के। पहला आपका होगा क्रियात्मक, व्यवहारात्मक और मूलभूत शोध। ठीक है, ये आपके तीन प्रकार के शोध हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं। क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं? क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं के निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है परिकल्पना क्या होता है। परिकल्पना क्या है? समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना है। परिकल्पना क्या है? समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही एक प्रकार का आपका परिकल्पना कहलाएगा। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। क्रियात्मक परिकल्पना किसे कहते हैं? परिकल्पना को ही क्रियात्मक परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? इसमें हो जाएगा आपका समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। ठीक है, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार ये होता है अगर समस्या हमारी है तो उसका समाधान भी हम करेंगे। कौन करेगा? अगर समस्या हमारी है तो उसका समाधान भी हम करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ शून्य परिकल्पना की बात की जा रही है। शून्य परिकल्पना की बात की जा रही है। शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में होती है ही परिकल्पना में ही आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नकारात्मक परिकल्पना क्या होता है। इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य लिखिए। यहाँ पे आपको क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य लिखना है। इसमें पहला आपका हो जाएगा व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और परिवर्तनों के विरोध की शक्ति कम कर लेना। ये आपके दो हो जाएंगे। दोस्तों दो आपके हो गए। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप लोग वीडियो को शेयर भी कर लीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग भी देखें और किसी का बैक ना आए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्रियात्मक अनुसंधान के कोई दो लाभ बताइए। स्थानीय तत्कालिक समस्याओं को तुरंत अध्ययन करना, इसके बाद समस्या के मूल्यांकन में सहायता, ये आपके दोनों हो जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्यों है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्राचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियाँ कौन सी होती हैं। अब यहाँ पे ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट करिएगा। अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रक्रिया बनाने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहला आपको जाएगा नमूना तैयार करना। ठीक है, पहला आपका। नेक्स्ट आपको जाएगा ब्लूप्रिंट बनाना, प्रश्न बनाना और प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। ये आपके चारों हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता से क्या आशय है। व्यवहारिकता से आशय यह है कि
परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। ठीक है। क्रियात्मक परिकल्पना क्या है? क्रियात्मक परिकल्पना क्या होता है? क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक मुख्य कारण चरण है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निर्देशित परिकल्पना क्या है? जब शोधकर्ता को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्त होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? निर्देशित परिकल्पना दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका सकारात्मक और एक होता है आपका नकारात्मक। निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? आपका हो जाएगा दो प्रकार का, सकारात्मक और नकारात्मक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? आपका हो जाएगा 6 चरण हैं। कितने? आपके जाएंगे क्रियात्मक शोध के 6 चरण। ठीक है। चलिए, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? अब आप बताइए, आपके एग्जाम में प्रश्न कितने प्रकार के हैं? दोस्तों, प्रश्न आपका पहला होता है वस्तुनिष्ठ। ठीक है। फिर आपको देखने को मिल जाएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, उसके बाद आपका होगा, ठीक है, दीर्घ प्रश्न। दोस्तों, दीर्घ प्रश्न आपके इस एग्जाम में नहीं मिलेगा, बस केवल आपको 3 टाइप के प्रश्न मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें टाइम भी कम होता है। ठीक है। इसलिए आपको दीर्घ प्रश्न नहीं मिलते हैं इस एग्जाम में, बस केवल आपको मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु प्रश्न और लघु प्रश्न। इसके लिए ही आपके 3 प्रकार के मिलते हैं, क्योंकि इसका टाइमिंग कम होता है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विश्वसनीयता से आपका क्या आशा है? विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध को स्पष्ट करिए। शिक्षण के द्वारा अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ओके दोस्तों, जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मूल्यांकन की परिभाषा कीजिए। दोस्तों, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। ठीक है। यहाँ पे आपको मूल्यांकन को परिभाषित करना है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट आपका है शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण है। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए। एक आपका ज्ञानात्मक पक्ष, एक आपका भावात्मक पक्ष। मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कितने हैं? मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष आपके 2 हो जाएंगे। एक आपका होगा ज्ञानात्मक और दूसरा आपका होगा भावात्मक। ये आपके मूल्यांकन के 2 पक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? अब यहाँ पे आपका है व्यापक मूल्यांकन बालकों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारण को मूल्यांकन के लिए व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। आप एक बार फिर सुन लीजिए, बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारणों का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए, मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताइए, रचनात्मक एवं योगात्मक। ठीक है। रचनात्मक एवं योगात्मक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अच्छे परीक्षण की विधता का क्या अभिप्राय है? इसमें आपको जाएगा अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्ता से किसी का मापन करता है, जिसे मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है?
प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे आपसे कोई कि आपका एग्जाम क्यों होता है, तो आपके ज्ञान के स्तर को जांचने के लिए ही एग्जाम होता है, वरना एग्जाम का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अच्छे प्रश्नों को दो प्रमुख विशेषता बताइए। जो आपके अच्छे प्रश्न होते हैं उसके दो प्रमुख विशेषता कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा प्रश्न स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न ज़्यादा सरल या ज़्यादा कठिन ना हो। ठीक है दोस्तों, प्रश्न स्तर के आधार पर होना चाहिए। अगर मान लो कोई बालक क्लास 5 में है तो उसको क्लास 8 का प्रश्न मत दो। ठीक है, अगर बालक क्लास 5 में है तो आप उसको क्लास 4 और क्लास 5 के स्तर का क्वेश्चन दे सकते हो, या फिर आप क्लास 5 क्लास 6 का। ठीक है दोस्तों, आप और ज़्यादा उसे कठिन नहीं दे सकते हो, मीडियम साइज दो ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी आवश्यकताओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध में ही संभव होता है। ठीक है दोस्तों, क्रियात्मक क्षेत्र से ही संभव है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा कि क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख करिए। अब यहाँ पूछा गया आपसे कि क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है दोस्तों। तो यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे लिख के 3 हो गया है, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर और अवलोकन। ठीक है, ये आपकी 3 हो गए हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप एग्जाम में 2 ही लिख कर आएंगे अगर आपसे 2 पूछेगा तो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। परिकल्पना क्या अर्थ है आप यहाँ पर बताना है कि परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। देखिए, आपका सबसे नया क्वेश्चन है, शिक्षा में नवाचार का क्या अभिप्राय है। नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्ण स्थित विधियों को नवीनता का संचार करता है। ओके दोस्तों, यानी कुल मिलाकर आपका नवाचार ये होता है जो दोस्तों बहुत पहले से चला आ रहा है उससे आगे बढ़ना। ठीक है, उससे ख़त्म करके कुछ नया करना, वही होगा आपका नवाचार। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट करना है। यहाँ पे मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी बालक का मूल्यांकन करेंगे तो हमारा लक्ष्य क्या होगा, हम उस बच्चे में क्या ढूंढेंगे। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है दोस्तों, गुणवत्ता, ठीक है, चयन, उसके बाद यहाँ पे अधिगम्य वृद्धि, ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा, इन सब चीज़ों को यहाँ पर आपको लिख देना है। जस्ट यहाँ पे आपका होगा कि मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी की भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, ठीक है, इन सब का मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन के भाव पक्ष में आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सागामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सागामी पक्ष भी कहा जाता है। मूल्यांकन के युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट करिए। दोस्तों, यहाँ पे मूल्यांकन से आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं, यानी मूल्यांकन से आपका प्रश्न आना 101% ठीक है। युग्म मूल्यांकन, छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे की सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सतत मूल्यांकन का आशय बताना है यहाँ पे आपको। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसमें विद्यार्थियों के अनुभव और व्यवहारों में होने वाले
परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज भी, कल भी, परसों भी, यानी रोज हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना, यह आपका व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? दोस्तों, अब यहाँ बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें दोस्तों आपका जाएगा, बच्चों की अभिवृद्धि का अर्थ है बालक में ढील डोल यानी उसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, तथा भार में वृद्धि में उसके मांसपेशियों तथा शरीर की रचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका यही तात्पर्य है कि बच्चों की लंबाई चौड़ाई, उसकी मानसिक, ठीक है दोस्तों, उसकी शारीरिक, मस्तिष्क, उसकी तो मांसपेशियाँ, यानी हर चीज़ के बारे में जानना, उसका जांच करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा कि मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास 2, क्लास 3 में बच्चों को मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे कि इसका होगा, इसका होगा, ठीक है दोस्तों, इसका होगा, ठीक। तो ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं जोड़ा वाले। उससे क्या आशय है? जोड़ा बनाने वाले, अब यहाँ देखिए आप लोग यहाँ देखिए, जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों में एक सूची, ठीक है दोस्तों, उसमें होगा आपका 2, एक इधर, एक लेफ्ट, एक राइट, ठीक है, के एकांशों को दूसरी सूची के एकांशों में मिलाना या जोड़ बनाया जाए, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है, ये इतना नहीं आता है तो क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आने का चांस बनता है। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की समान परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत में समस्याओं का समाधान करना, ठीक है, यह आपका क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आएगा। क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है? क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्रियात्मक शोध के उपकरणों के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? अब यहाँ क्रियात्मक शोध के उपकरणों के अंतर्गत अवलोकन के क्या तात्पर्य आपसे कहा गया है, तो इसमें होगा आपका, क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसकी वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित पद्धतियों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा, शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। शून्य परिकल्पना एक प्रकार के संज्ञानात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरणों, ठीक है दोस्तों, दो चरणों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। शोध की समस्या अनुभव जन्य होती है। यह शोध संस्था के समान वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों
को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नवाचार से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पे नवाचार की बात की जा रही है। इसमें आपको जाएगा नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य के नए ढंग से करना। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार की महत्व दिया जाता है। इस पर बात हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपका है क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण चाहिए। अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्रियात्मक शोध को स्पष्ट करिए। अब दोस्तों ये क्रियात्मक शोध आपके जो हैं क्रियात्मक शोध है, शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास खुद उसके द्वारा किया जाता है। देखिए अच्छे प्रश्नों की विशेषता इस पर बात हो चुकी है और इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। और कक्षा में बच्चों के प्रश्न क्यों किए जाते हैं। अब दोस्तों कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं वह तो आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें हम क्या बताएं, आप अपने मन से भी एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। परिकल्पना से आपका क्या आशय है। परिकल्पना शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना होता है। मूल्यांकन के प्रकार बताइए। मूल्यांकन दोस्तों मौखिक, लिखित, साक्षात्कार, ठीक है, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक, ये सब आपके मूल्यांकन के प्रकार में आ जाएंगे। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता यहाँ पर बात की है कि आखिर व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए। इसमें आपका जाएगा ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, ठीक है दोस्तों। कौशलात्मक को हम लोग व्यवहारात्मक भी कहते हैं। ये आपके मूल्यांकन के पक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, ये आपके प्रश्नों के प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता होती है। विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञान करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। शैक्षिक मापन की बात यहाँ की जा रही है। तो शैक्षिक मापन एक ऐसी गुणात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तित्व अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य के क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। परीक्षण का अर्थ क्या होगा दोस्तों। परीक्षण का अर्थ यहाँ पे आपको बताना है। परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिनकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्ण सुनिश्चित कर लिया जाता है। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। क्रियात्मक शोध का तो मूल मंत्र क्या है आप देखिए यहाँ पर। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तत्कालिक समाधान किया जाता है। ओके दोस्तों, इसका यही मूल मंत्र है कि समस्या का तत्कालिक समाधान किया जाए। कैसे समस्या का तत्कालिक समाधान किया जाए। आइए दोस्तों
यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन, ये आपके मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं। क्रियात्मक शोध के चरण यहाँ पे आपको दोस्तों बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि आपका कम टाइम में आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन से कवर करो, ठीक है। देखिए दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के द्वारा आरंभ किया गया है। किसके द्वारा? CBSE के द्वारा आरंभ किया गया था। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षण के प्रकार। दोस्तों, निबंधात्मक परीक्षण के प्रकार, इस पर बात हम लोग कर चुके हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं दोस्तों क्या होती हैं। देखिए, सबसे उत्तम परीक्षण वही होता है कि सबसे अच्छा परीक्षण दोस्तों वही होता है। सबसे अच्छा परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। ओके दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं विश्वसनीयता भी होती है, उसमें वस्तुनिष्ठता, व्यापकता एवं मापन भी होता है। उसमें कहीं ना कहीं सुगमता भी होता है। यानी उत्तम से संबंधित जितने जितने शब्द आपके दिमाग में हैं, आप उन सब को भी अपने मन से नोट कर सकते हो। यह आवश्यक नहीं है कि जो इसमें लिखा है आप वही लिखो, ठीक है। आप अपने मन से भी प्रश्न के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मापन के प्रकार बताइए। शाब्दिक, कर्मिक, आंतरिक और अनुपातिक, ठीक है। शाब्दिक, कर्मिक, आंतरिक और अनुपातिक कितने हैं दोस्तों? 4 हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या होता है। BTC के लिए 1 महीना। ओके दोस्तों, BTC के लिए कितना? 1 महीना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विश्वसनीयता किसे कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों विश्वसनीयता किसे कहते हैं आपको पता ही है। अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार प्रयोग करते हैं, ओके दोस्तों, बार बार अगर हम लोग उसका परीक्षण करते हैं, उसका रिजल्ट बार बार एक ही आता है, वही आपका विश्वसनीयता के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का क्या आता है। अगर दोस्तों किसी भी छात्र में कोई कमी होगी, ओके दोस्तों, उसी का हम लोग निदान करेंगे, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग ठीक करेंगे। वह आपका चाहे मस्तिष्क का रोग हो, शारीरिक रोग हो, ओके दोस्तों, उसका पिछड़ापन हो, किसी भी प्रकार का दोष होगा तो हम लोग निदानात्मक परीक्षण से ही बच्चे का ठीक करेंगे। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य आइए। उद्देश्य दोस्तों, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना, ठीक है, और छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ये सब आपके उपचारात्मक परीक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप से होता रहता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है, ठीक है। ये आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से होते हैं। ज्ञान और बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण, ठीक है। ये आपके शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा कि NCERT के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव
कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, ठीक है, और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। यहाँ आपका एनसीईआरटी के अनुसार है। किसके अनुसार है? एनसीईआरटी के अनुसार है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा कि शैक्षिक मूल्यांकन के कोई दो उद्देश्य बताइए। अब यहाँ केवल पूछा गया है आपसे दो उद्देश्य, और यहाँ पे आपको 6 उद्देश्य देखने को मिल रहा है, लेकिन बस केवल आपको एग्जाम में 2 ही लिखना है। जितना पूछेगा आपसे उतना लिखना है, आपको 1 भी % एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में आपको 1 ही नंबर मिलेगा। आप चाहे 2 लिखो चाहे 4 लिखो। आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन तीनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट खींचिए, ठीक है। आप इन तीनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट खींचिए। ये देखिए यहाँ पे आपका 18 बैच में 2-2 बार आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आ ही जाते हैं। शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सीखने की प्रेरणा, उसके बाद पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षण में उन्नति, परीक्षण प्रणाली में सुधार और विद्यालयों में सुधार। ये आपके 5 पॉइंट हैं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है? अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है, हम आगे बात कर चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए, अवलोकन का मतलब ये होता है, आप 100 बातों की एक बात तो समझो। अवलोकन दोस्तों ये होता है कि हम बिना लिखित देखो, हम लोग मतलब अपने माइंड से बच्चों के हाव भाव को देखकर हम समझ जाएं कि आखिर बच्चे में क्या कमी है, बच्चे का मन किस में लग रहा है। यानी बच्चों के हाव भाव से ही उसका अवलोकन करना कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ चुका है नवाचार। देखिए, हमने आपसे कहा था आगे कि नवाचार का मतलब ये होता है कुछ भी नया करना, ठीक है, कुछ भी नया करना। जैसे मान लो बच्चों को पढ़ाने के संबंध में कुछ नया स्टेप उठाना, ठीक है दोस्तों, नए चीज़ों का शुरुआत करना, यह सब आपका नवाचार के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे आपका है रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। इस पर हम आगे बात कर चुके हैं। क्रियात्मक अनुसंधान पर भी हम दोस्तों बात कर चुके हैं, ठीक है। परीक्षण की बेहता, ये क्वेश्चंस आपके बार बार घूम घूम आते रहते हैं। अब यहाँ फिर आप देखिए, शिक्षा में नवाचार का अर्थ है, नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है, वही आपका नवाचार के संबंध में आ जाएगा, ठीक है। आपका 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, यही सब क्वेश्चंस आपके घूम घूम आते रहते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट करिए और क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करिए। शैक्षिक और क्रियात्मक पर भी हम आगे बात कर चुके हैं, आपको आगे मिल गया होगा। अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो आपको आगे यह क्वेश्चंस मिला होगा, ठीक है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं? अवलोकन और साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण हैं। कौन कौन से? क्रियात्मक और तो अवलोकन और साक्षात्कार, ये क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण हैं। देखिए, ये आपका 19 में आया था, 18 में आया था। हमने आपसे पहले ही कहा कि एक ही क्वेश्चन बार बार घूमता रहता है। अब यहाँ पे आपका है परिकल्पना क्या होता है? क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही आपका परिकल्पना कहलाता है, ठीक है दोस्तों। प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना कहलाता है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। अब यहाँ पे आप बताइए, इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। आप लिखित परीक्षा की उपयोगिता के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका है सामाजिक कौशल मूल्यांकन के
उपकरण कौन कौन से हैं। अब यहाँ आपसे सामाजिक कौशल की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आपका है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। देखिए दोस्तों, क्लास बहुत लंबा जा रही है, ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको हम यहाँ पर हर प्रश्नों को दिखाते हुए आगे बढ़ें, ताकि आप लोग बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर आप इस क्वेश्चंस को आप इस वीडियो को रोककर भी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो या आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मौखिक, दोस्तों देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, ठीक है, चर्चा, परिचर्चा, विवाह, दोस्तों आत्मकथा, ये सब आपके मौखिक के अंतर्गत आएंगे। यानी आप मौखिक चीज़ें क्या क्या करते हैं, ठीक है, हर चीज़ आपका मौखिक के अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका एक क्वेश्चन छूट रहा था, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं। यह आपका रहेगा क्रियात्मक। देखिए हम लोग कोई भी तो क्रिया कैसे करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, ठीक है दोस्तों, अपने मुंह से करते हैं, यानी ये हमारे मांसपेशियों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, ये सब हमारे मांसपेशियों के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उपचारात्मक शिक्षण की दो विधियों के बारे में लिखिए। अब यहाँ आपसे पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण के दो विधि के बारे में दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो नहीं, यहाँ पे आपको 3 दिख जाएंगे, आप इन तीनों को लिख लेना है और पढ़ लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्रियात्मक शोध की शिक्षा की आवश्यकता बताइए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको हर क्वेश्चन हमने यहाँ पर टेस्ट कराने की कोशिश की है। अगर मान लो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देखेंगे और हम कमेंट बॉक्स में ही आपको समझाएंगे, या फिर आगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम आपके क्वेश्चंस को उठाकर उसमें आपको हम बताएंगे। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।